नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि बीसीएस के बीपीएससी करंट अपडेट प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम प्रश्नों के माध्यम से बिहार की हाल फिलहाल की घटनाओं पर आपके साथ विस्तार से बात करने की कोशिश करते हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए, आपकी परीक्षा में आए, तो आप उस प्रश्न को ठीक कर सके और परीक्षा को क्वालिफाई करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सके। तो चलिए प्रश्नों से ही आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। बिहार लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी चेयरमैन कौन है? आपके ऑप्शन है संजय श्रीनेत, प्रीति सुदन, परमार रवि मनुभाई या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी देने का प्रयास कर सकते हैं। प्रश्न संख्या लिखिए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर है परमार रवि मनुभाई। लगातार चर्चा में रहे हैं और आप जानते हैं कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा हाल ही में हुई है। तो इसकी व्याख्या यही है कि बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने प्रश्न पत्र जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा हुई है, यानी 70वीं इंटीग्रेटेड संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 को रद्द करने की संभावनाओं से इन्होंने इनकार किया है, प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के बावजूद भी। और इसी कारण से ये पूरी खबर चर्चा में आई है। पटना के बापू परीक्षा परिसर में 13 दिसंबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा व्यवधान के कारण रद्द कर दी गई थी। लगभग 12,000 अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा 4 जनवरी 2025 को होगी। तो 4 जनवरी 2025 को लगभग 12,000 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा करवाई जाएगी। ये जानकारी भी इनके द्वारा प्रदान की गई है। और 70वीं जो बीपीएससी परीक्षा है वो हाल ही में हुई थी और इसमें कई कारणों से हमें विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले थे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप जानते हैं कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं और नोएडा में हमारा जो पता है वो क्या है, C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा, और ये स्थान नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। नोएडा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हो चुके हैं, 2 प्रारंभ होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। जैसे हिंदी माध्यम का आईएजीएस फाउंडेशन बैच नोएडा में 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे, और इंग्लिश माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच 9 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। तो इन दोनों ही बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन आरंभ है और आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके आपको सभी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी, आपका एडमिशन भी सुनिश्चित हो जाएगा। इसके अलावा लखनऊ में यूपी पीसीएस का हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच 9 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसकी टाइमिंग होगी सुबह 8 बजे। और प्रयागराज में हिंदी माध्यम का यूपी पीसीएस से संबंधित जीएस फाउंडेशन बैच 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है, जिसका टाइमिंग होगी शाम को 5:30 बजे। इसके लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं, इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा का पहला चरण कहां से शुरू किया? आपके ऑप्शन क्या है? पटना, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर या वाल्मीकि नगर। इसका सही उत्तर है वाल्मीकि नगर। इसकी भी व्याख्या देखने की कोशिश करते हैं। व्याख्या यही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 दिसंबर 2024 को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से अपनी प्रगति यात्रा के पहले चरण की शुरुआत की है और यात्रा का उद्देश्य है 20 वर्षों में राज्य के विकास को प्रदर्शित करना। यात्रा कार्यक्रम का जो पहला चरण है ये 28 दिसंबर 2024 तक 6 जिलों को कवर करेगा और दूसरे चरण की जो शुरुआत होगी वो 4 जनवरी 2025 से होगी। इसमें किन किन 6 जिलों को कवर किया जाएगा? पश्चिम चंपारण हो गया है, इसके अलावा पूर्वी चंपारण 24 दिसंबर को कवर होगा, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले इसमें कवर होंगे। इसके अलावा मुख्य रूप से इस जो यात्रा की शुरुआत थी वो महिला संवाद यात्रा नाम से होने वाली थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके प्रगति यात्रा कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान ने वर्ष 2024 का संपूर्ण रिवीजन करवाने के लिए आपके सामने लेकर के आया है दृष्टि आईएएस चैनल पर रिकैप 2024 सीरीज। ये सीरीज 21 दिसंबर 2024 से प्रारंभ हुई है। इस सीरीज को आप जरूर देखिए, क्योंकि वर्ष 2024 की तमाम घटनाओं को अलग अलग खंडों में कवर करने का प्रयास इसमें किया गया है। रात को 9 बजे इसका एपिसोड आता है, यानी 9 PM पर इसका एपिसोड आप याद कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए और हर दिन आप इसका एपिसोड देख सकते हैं। 21 दिसंबर 2024 से ये सीरीज प्रारंभ हुई है।
तो इस सीरीज को जरूर देखिए। अगला प्रश्न है, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 सम्मेलन के दौरान, ये एक प्रकार का समिट है, तो इसके दौरान बिहार को कुल कितने मूल्य के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? निवेश प्रस्तावों के बारे में आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 50,300 करोड़ रुपया, 1,80,000 करोड़ रुपया, 1,20,000 करोड़ रुपया या 2,00,000 करोड़ रुपया। इसका सही उत्तर है 1,80,000 करोड़ रुपया। इसकी भी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में बिहार के लिए 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बिहार सरकार का जो लक्ष्य है वो 1 साल के भीतर समझौता ज्ञापनों, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को वास्तविक निवेश में बदलना है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें निवेशकों को भूमि और मंजूरी हासिल करने में मदद करके व्यापार में आसानी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार प्रत्येक 5 से 10 समझौता ज्ञापनों के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करेगी, जो निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने वाले 11 क्षेत्रों में प्रत्येक में प्रगति की देखरेख करेंगे। अडानी समूह और सन पेट्रोकेमिकल जैसी कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस तरह की बातें इस निवेश समिट में निकल करके सामने आई है। अगला प्रश्न है, पिछले 5 वर्षों में बिहार में डेटा खपत दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित में कितनी वृद्धि हुई है? आपके ऑप्शन है 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना या 20 गुना। इसका सही उत्तर है 15 गुना। इसकी भी व्याख्या देखने की कोशिश करते हैं। हाल ही में जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये जानकारी प्रदान की गई है। जानकारी क्या है कि पिछले 5 वर्षों में बिहार ने डेटा खपत में 15 गुना की वृद्धि का अनुभव किया है, जिसमें मोबाइल उपयोगकर्ता 2019 में 6 करोड़ से बढ़कर के 2024 में 7.25 करोड़ हुए हैं। मासिक डेटा उपयोग भी 1.67 गीगाबाइट से बढ़कर के 27 गीगाबाइट्स हो गया है। राज्य की सभी पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दी गई हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़ गई हैं, सभी गांव नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अगर बुनियादी ढांचे में वृद्धि की बात करें तो सड़क घनत्व अब भारत में तीसरा सबसे बड़ा बिहार में है। 1.2 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। राज्य ने बिजली उत्पादन को 700 मेगावाट से बढ़ा करके 7,000 मेगावाट किया है और गंगा पर नए पुलों ने कनेक्टिविटी और कृषि व्यापार में सुधार किया है। ये सारी जानकारी बिहार के चीफ सेक्रेटरी द्वारा प्रदान की गई है, खासतौर से बुनियादी ढांचे को लेकर के, जिसमें शामिल है डेटा खपत भी। उसी से संबंधित ये प्रश्न था। एक और प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले की सीमा नेपाल से लगती है? सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया या दरभंगा। 4 जिले हैं, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया और दरभंगा। इसका सही उत्तर है सुपौल। चलिए मैप देखने की कोशिश करते हैं। मैप से संबंधित सभी चीजों का आपको पता होना चाहिए। ये नेपाल की सीमा लगी हुई है यहां से लेकर के यहां तक। और बिहार के कौन कौन से जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि केवल एक ही जिला है सुपौल। बाकी मधेपुरा, पूर्णिया और दरभंगा की जो अवस्थिति है वो वहां पर नहीं है। मधेपुरा यहाँ पर है, इसके अलावा पूर्णिया यहाँ पर है और इसके अलावा जो तीसरा दरभंगा यहाँ पर दरभंगा दिया हुआ है जिला, ये दरभंगा की अवस्थिति यहाँ पर है। तो नेपाल से सुपौल जिला ही लगता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुंगेर जिले की सीमा बिहार के किस या किन अन्य जिले या जिलों से लगती है? आपके ऑप्शन है भागलपुर, सहरसा, नालंदा या शेखपुरा। तो मुंगेर जिले की अवस्थिति देख लेते हैं और फिर उत्तर को देखने का प्रयास करेंगे। तो मुंगेर जिले की अवस्थिति यहाँ पर है और किस अन्य जिलों से इसकी सीमा लगती है? खगड़िया, भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय और बेगूसराय, इनसे इसकी सीमा साझा होती है। तो इसमें केवल भागलपुर ही उत्तर हो जाएगा। सहरसा, नालंदा और शेखपुरा की सीमा यहाँ पर नहीं लग रही है, क्योंकि नालंदा की अवस्थिति यहाँ पर है, शेखपुरा की अवस्थिति यहाँ पर है और सहरसा की अवस्थिति यहाँ पर है। मुंगेर से इसकी सीमा नहीं लगती है। इस तरह के प्रश्नों को आपको लगातार याद रखना है। विशेष तौर से बिहार का जो पूरा मैप है, कौन से जिले की सीमा किस अन्य जिले से लगती है, भारत के किन अन्य राज्यों से कौन से जिले की सीमा लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन जिलों की सीमा नेपाल से सीमा साझा करती है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और इसीलिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 931, 933, 935 या 937।
इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।